Okay, hi guys, welcome to Nyaynes Legal Studies Made Easy. So, today we are going to complete Chapter 2 Legal Studies NCERT Forms and Organs of Government. तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड अनलाइक फर्स्ट चैप्टर वो थोड़ा सा बोरिंग था. ठीक है, ये वाला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है बट इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये फ्लो चार्ट देखते हैं. ठीक है, बिकॉज ये एक बेस है एंड स्पेशली जब आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं जैसे 5 मार्कर्स आते हैं तो जब आप उसमें फ्लो चार्ट बनाते हो तो आपका आंसर मोर प्रेजेंटेटिव बनता है. ठीक है, सो ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. यार देखो, सबसे पहले 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, हम बचपन से पढ़ के आए हैं लाइक 6th क्लास से मे बी. सो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहला आता है लेजिस्लेचर, दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा आता है जुडिशरी. लेजिस्लेचर का काम क्या है कि ये लॉ मेकिंग बॉडीज है, यानी कि जो भी लॉज बनते हैं उसका जो काम है वो लेजिस्लेचर के पास है. अब इंडिया में लेजिस्लेचर जो है उसे वो पार्लियामेंट है. ठीक है, सो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर मतलब वो लॉज बनाता है, और जो स्टेट लेवल पे होते हैं, जो स्टेट लेवल लॉज बनाते हैं, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्लियामेंट, आप लोगों को पता है कि पार्लियामेंट में वी हैव 2 हाउसेस. एक है लोकसभा, लोकसभा का हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं, और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक बेस है, बहुत सारे लोगों को पता होगा बट ये एक बेस है, जब तक समझ नहीं आएगा तो आगे चैप्टर में दिक्कत होगी. अब स्टेट लेवल पे जो लोग लॉज बनाते हैं, जो बॉडी लॉज बनाती है उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और हमारे यहाँ पर विधान सभा है और विधान परिषद. ओके, सो बेसिकली विधान परिषद जो है इट इज द अपर हाउस, विधान सभा लोअर हाउस होता है. सिमिलरली जब मैं पार्लियामेंट की बात करती हूँ तो लोकसभा होता है हाउस ऑफ पीपल. ठीक है, और ये फर्स्ट चैम्बर होता है, और राज्यसभा जो होता है सेकेंड चैम्बर भी बोला जाता है राज्यसभा को. ओके, सो द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर, जिसका मेन काम है लॉ मेकिंग. दूसरा आता है उस लॉ को लागू करने वाला, यानी कि उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला, राइट. तो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. ठीक है, इसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उस ऑर्गन को जो लॉस को लागू करता है. इसमें प्रेसिडेंट आते हैं, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटर्स जैसे कि आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ये सारे आते हैं. ठीक है, एंड थर्ड विच इज द मोस्ट पॉपुलर विच इज जुडिशरी. तो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है जुडिशरी. जुडिशरी का मेन काम ये होता है कि लॉज को इंटरप्रेट करता है कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, अगर उसे हम लागू कर रहे हैं तो क्या उससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो वायलेट नहीं हो रहे ना, यानी कि वो लोगों के हित में है या नहीं. सो मेजर काम होता है जुडिशरी का कि वो इंटरप्रेट करे जो भी लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, एंड साथ ही साथ एडजुडिकेटिंग डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसे सॉल्व करवाने का काम, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने का काम जो है जुडिशरी करती है. अब हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है. देन वी हैव 25 हाई कोर्ट्स जो अलग अलग स्टेट में है. ठीक है, एंड उसके नीचे हमारे आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट. जब हमने लास्ट चैप्टर की बात करी थी तो हमने पढ़ा था कि यार जो स्टेट होती है ना वो एक ब्रॉडर टर्म होता है, और स्टेट का ही एक एलिमेंट है गवर्नमेंट. जैसे कि स्टेट के 4 एलिमेंट्स थे: पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरनिटी और गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इज डेफिनेटली वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट. ठीक है, अब गवर्नमेंट की अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखा जाए, सो गवर्नमेंट कैन बी सेट टू बी अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू लीगल डिवाइसेस एंड इम्पोजेस पेनल्टीज. तो डेफिनेटली यार देखो, गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशंस है, एक इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, जो बेसिकली लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, और जो लोग उन लॉज को ब्रेक करते हैं उस पर पेनल्टीज लगाते हैं. जैसे सपोज इन इंडिया देयर इज अ लॉ कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना. अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा? पेनल्टीज लगेगी, फाइन लगेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट वही इंस्टीट्यूशन है जो लॉ बनाता है, और अगर कोई इस लॉ को ब्रेक कर रहा है तो पेनल्टीज भी इम्पोज करते हैं. ठीक है, a government normally functions by distributing its function between its organs, with each organ performing some specific function. तो अभी हमने बात पढ़ी बहुत अच्छे से कि यार गवर्नमेंट जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फंक्शंस को. गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर है वो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव है वो उस लॉ को, जुडिशरी. ठीक है, जिससे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाता है, और हर एक ऑर्गन जो है एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करता है. क्योंकि जब किसी भी काम को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उससे क्या रहता है? एक रेगुलेशन रहता है, और वर्क जो है हम बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, राइट. सो इट प्राइमली परफॉर्म्स 3 फंक्शंस.
मेकिंग द लॉज, इन्फोर्सिंग द लॉज एंड एजुडिकेटिंग डिस्प्यूट। तो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि 3 ऑर्गन होते हैं, एक लॉ बनाता है, एक इन्फोर्स करता है और एक एजुडिकेट करता है डिस्प्यूट्स को, यानी सॉल्व करता है, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस है। तो गवर्नमेंट achieves द पर्पस ऑफ अ स्टेट थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ अबव फंक्शन। तो गवर्नमेंट जो है, जो उसका पर्पस है, वो सारे फंक्शंस जो है मतलब अचीव करता है जब वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, द लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स देम एंड जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड एडजुडिकेट डिस्प्यूट। This system of distribution of power among the 3 organ of a government is called separation of power. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, अगर हम लास्ट स्लाइड पे जाए, ये जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है और हर एक ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक एक काम है, इसी को हम सेपरेशन ऑफ पावर एक टर्म देते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी ऑर्गन इज परफॉर्मिंग अ डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, लेजिस्लेचर जो है लॉ मेकिंग कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है उसे इन्फोर्स कर रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यार, इसमें ना हम अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। जैसे आप लोग बहुत ज्यादा एक चीज से फेमिलियर है दैट इंडिया में वी हैव डेमोक्रेसी। अब हर जगह तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, अलग अलग सिस्टम हमारे हिस्ट्री में भी चलते हुए आए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और सबसे पहला हमारे पास आता है मोनार्की। देखो, इस टर्म से बहुत ज्यादा लोग फेमिलियर होंगे, और अगर मैं बहुत ही इजी भाषा में बताऊं तो मोनार्की एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें राजा या महाराजा रूल करते हैं। जैसे कि कोई रूलर है, कोई किंग है, एंड वो रूल करते हैं। ठीक है, और ऐसा हिस्ट्री में हम देख के आए हैं कि कितने सारे किंग्स ने रूल करा है। तो ये सबसे इजी डेफिनेशन है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल स्टडीज तो हमें कुछ की वर्ड्स यूज करने होते हैं। तो स्टार्ट करते एक बार इसे पढ़ना। मोनार्की इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेफिनेटली यार देखो, डेमोक्रेसी इज अ कॉन्सेप्ट जो अभी कहीं ना कहीं थोड़े टाइम पहले आया है। ठीक है, बट उससे पहले इफ वी गो टू द हिस्ट्री तो मोनार्की ही चलता आ रहा था, राजा महाराजा ही रूल करते थे, है ना। द स्टेट मशीनरी वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड्स एंड रूल ऑफ अ मोनार्क। अब देखो, मोनार्क यूजुअली कौन होता है, यहाँ पर मोनार्क का मतलब होता है रूलर। तो यहाँ पर सारी चीजें एक रूलर के हिसाब से होती है। और मोनार्की जो है एक ऐसा पॉलिटिकल रिजिम है जहाँ पर सुप्रीम और फाइनल अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन के हाथ में है, जो क्राउन वेयर कर रहे हैं। यानी कि इनडायरेक्टली ये लाइन यही बोलती है कि मोनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर एक पर्सन है, उसके पास क्राउन है, यानी कि वो राजा है, और वो उसके पास फाइनल अथॉरिटी है, वो डिसीजंस लेता है पूरे कंट्री के बेसिस पे, उस हिसाब से, irrespective of whether his office is hereditary or elective। अब देखो, हो सकता है कि पहले के टाइम में डायनेस्टिक सक्सेशन चलता आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि एक राजा का बेटा राजा ही बने। बट कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि डायरेक्टली राजा का बेटा राजा नहीं बना, यानी हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, इलेक्शंस भी हुए हैं, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो राजा है वो इलेक्टेटिव है या फिर वो हेरिडिटरी है, बट फिर भी फाइनल अथॉरिटी राजा के पास ही रहती थी। और कहीं ना कहीं जो भी उसका विल होता था वो जो है चलता था, सारे मैटर्स जो भी पॉलिसीज बनानी होती थी, द रूल जो था उनके हिसाब से होता था। अब इसी में JW गार्नर जो है ये कहते हैं, इट इज इन द वाइडेस्ट सेंस एनी गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी इज इन द हैंड ऑफ अ सिंगल पर्सन इज अ मोनार्की। तो JW गार्नर जो है ये सिंपल कह देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जिसमें फाइनल अथॉरिटी जो एक पर्सन के पास है, एक सिंगल पर्सन के पास है, वो मोनार्की है। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई वो इलेक्टेटिव है या हेरिडिटरी है। उसके पास टाइटल है, जैसे कोई राजा है तो भाई हम उन्हें टाइटल से बुलाएंगे, राइट। एम्परर, वो एम्परर भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, जार भी हो सकता है, हम उसे प्रेसिडेंट या फिर डिक्टेटर भी बोल सकते हैं। और उसी पर्सन का विल अल्टीमेटली चलता है। ठीक है, नाउ विद द डेवलपमेंट ऑफ रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यार देखो बहुत टाइम तक तो यही चला आ रहा था मोनार्की का सिस्टम, राइट। बट जैसे जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई, हमें लगा कि यार डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हम हमेशा डेमोक्रेसी को कहते हैं कि यार एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, और रिपब्लिकन सिस्टम आने लग गया, तो ये जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम यूके की बात करें तो मोनार्क्स जो है इन्हें सेरिमोनियल या नॉमिनल हेड, यानी कि यूके में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है। तो उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक सिस्टम है कि वहां पे जो किंग है वो तो होगा, किंग या क्वीन जो है वो तो रहेगी, लेकिन जो मेन पावर है ना दैट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे। तो जो किंग की पावर होती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है, नहीं नाम मात्र होती है। ठीक है, और इसी पे सीसी रोड भी सेम जो है यही चीज बोलते हैं, बट इसकी जो है लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर देते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा।
ओके, सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एरिस्टोक्रेसी। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बहुत इजी भाषा में बताऊं, लाइक इन अ सिंपल टर्म्स, तो देखो मोनार्की में एक राजा रूल कर रहा है, राइट। एक पर्सन होता है, सिंगल पर्सन होता है, वो राजा होता है। लेकिन एरिस्टोक्रेसी में ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे होते हैं जो वेल्दी होते हैं, यानी कि एक सोसाइटी में, देखो यार, एक सोसाइटी होती है, उसमें हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन होती है, राइट। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास होते हैं, कुछ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, राइट। सो एरिस्टोक्रेसी एक ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है जो कि एक नोबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो कि एक वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, और वही रूल करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, द वर्ड एरिस्टोक्रेसी ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। देखो यार, एरिस्टोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट करता है। अरिस्टो, अरिस्टो का मतलब होता है द बेस्ट, एंड क्रेटिन का मतलब होता है टू रूल, ठीक है। तो मतलब बेस्ट टू रूल। एक एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल पावर होती है एक स्टेट, कुछ लोग के हाथ में होती है, और जो कुछ लोग होते हैं ना, वो यूजुअली नोबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, जो कि वेल्दी सेक्शन ऑफ सोसाइटी होते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रिलेटिवली स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ पीपल डिटरमाइन द पॉलिसीज। तो यार देखो, वही एक सेक्शन में जो अमीर लोग हैं वो पॉलिसीज इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है बनाते हैं, वही पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं कि क्या होगा। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इनमें कौन कौन लोग आते हैं? देखो, इनमें आते हैं प्रीस्ट। व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीस्ट, यार देखो, हम प्रीस्ट के पास ना, इसलिए प्रीस्ट को हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा डिवाइन थ्योरी, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि प्रीस्ट, जो पहले के किंग्स थे ना, वो भी अपने आप को बहुत एसोसिएट करते थे भगवान से, यानी एक डिविनिटी, एक लेजिटिमेसी बनती है अगर एक प्रीस्ट हो। तो प्रीस्ट को यूजुअली एक अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही माना गया है। फिर सोल्जर्स, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली सर्विंग द कंट्री। प्रोफेशनल्स हो गए, लैंड ओनर्स हो गए, मैन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो ये लोग जो है, ये एरिस्टोक्रेसी फॉर्म करते थे। अब इसमें जो है गार्नर, इनकी अपनी डेफिनेशन होती है, तो इन्होंने बोला कि यार एरिस्टोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर कुछ लोग जो है, उनके पास पावर है कि वो पॉलिसीज बनाएंगे कि बाकी के लोगों को क्या पॉलिसीज फॉलो करनी होगी। सो बेसिकली कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास जो है ये चॉइस होती है, और इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। जब मैं बात करती हूँ कि ग्रुप सेलेक्ट कैसे होता है, आप पूछोगे ना कि दीदी ये जो एरिस्टोक्रेसी है, आपने प्रीस्ट बोला, सोल्जर बोला, तो ये किस बेसिस पे सेलेक्ट हो रहे हैं? देखो यार, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं वेल्थ के बेसिस पे, यानी जिनके पास पैसा ज्यादा है। कुछ लोग एजुकेशन के मामले में, जैसे प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, वो भी एरिस्टोक्रेसी फॉर्म करते हैं। फिर रिलीजियस पोजिशंस, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फिजिकल फोर्स से भी आ जाते हैं, एरिस्टोक्रेसी का पार्ट बन जाते हैं। इसमें जो रूलर होता है वो क्लास सेपरेट होता है, डेफिनेटली जो रूलर इसमें फॉर्म होते हैं, जो किंग होते हैं इधर, ठीक है, वो बिल्कुल सुपीरियर माने जाते हैं, सेपरेट माने जाते हैं फ्रॉम अदर पीपल हु आर बीइंग रूल्ड, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी। अब डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप और मोनार्की में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार अच्छे से समझना। देखो, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इन द वर्ड्स ऑफ एल्फ्रेड कॉबिन, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ वन मैन हु हैज obtained द पोजीशन बाय इनहेरिटेंस, who has not obtained the position by inheritance। अब देखो, जब हमने मोनार्की की बात करी थी, तो हमने मोनार्की में बोला था कि एक पर्सन तो मोनार्की में भी रूल करता है। डिक्टेटरशिप और मोनार्की में फिर डिफरेंस क्या हुआ? बिकॉज अल्टीमेटली डिक्टेटरशिप में भी एक ही पर्सन रूल कर रहा है, मोनार्की में भी एक पर्सन रूल कर रहा है। बट डिफरेंस ये है कि जब हमने मोनार्की की बात करी तो मोस्टली पोजिशन जो भी किंग बनता था वो राजा का बेटा राजा बनता था, राइट। बट जब मैं डिक्टेटरशिप की बात करती हूँ, तो डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पर्सन हेरिडिटरी से या इनहेरिटेंस से नहीं आया कि भाई उसके जो फादर थे वो भी रूल कर रहे थे तो वो आ गए, बट वो फोर्स से आया, वो कंसेंट से आया, ठीक है, वो एकदम फोर्सफुली आ गया। तो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिक्टेटरशिप कहते हैं। इसके पास एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी होती है, यानी कि एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस होती है, ठीक है। अब पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब पॉलिटिकल पावर वगैरह इनके पास बहुत अच्छे खासे में होती है, अनलिमिटेड होती है और एब्सोल्यूट होती है। इट इज ऑल्सो एक्सरसाइज इन एन आर्बिट्रेरी मैनर बाय डिक्री रादर देन लॉ। तो यहाँ पर लॉ के अनुसार चीजें नहीं चलती है डिक्टेटरशिप में। ये जो पर्सन रूल कर रहा है उनके अनुसार जो है, आर्बिट्री मैनर में, ठीक है, उनके हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है। सो लॉ का इधर कोई मतलब नहीं है। द अथॉरिटी ऑफ द डिक्टेटर इज नॉट लिमिटेड इन द ड्यूरेशन। अब मैं जब बात करती हूँ तो डिक्टेटर, अगर एक बार ये डिक्टेटर आ जाता है, ठीक है, एक डिक्टेटरशिप फॉर्म की गवर्नमेंट आ जाती है, तो डिक्टेटर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता कि भाई वो कब तक रूल करेंगे। बिकॉज यहाँ पे लॉ के अनुसार कुछ चीजें चल ही नहीं रही है, तो ये अपने हिसाब से रूल करते हैं, इन्हें जब तक करना होता है, ठीक है। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट पावर होती है, ठीक है।
Dictatorial form of government is the rule by a single person or as a determined set of individual. Usually जब हम dictatorship की बात करते हैं तो सिंगल पर्सन ही रूल करता है और ये कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। अब इनकी जो पोजीशन आती है वो हेरिडिटरी से नहीं आती है, यानी कि जैसे कि राजा का बेटा राजा बनता है, जिस तरह से इनकी पोजीशन नहीं आती, ये फोर्स से आ जाते हैं, कभी कभार ये मिलिट्री से आ जाते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मोनार्क, ये जो है लॉ अपने हिसाब से बनाते हैं कि ये लॉ होगा एंड पीपल हैव टू अबाइड बाय इट, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होते हैं। ही इम्प्लीमेंट्स देम एंड जजेस अकॉर्डिंग टू हिज विल, तो अपने हिसाब से लॉ बनाते हैं, अपने हिसाब से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और एब्सोल्यूट पावर है। अब देखो यार, जैसे डेमोक्रेसी में मैं बोलती हूँ ना कि जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो वो आंसरेबल टू द पीपल है, राइट। बट डिक्टेटरशिप में कोई अकाउंटेबिलिटी यानी कि आंसरेबिलिटी नहीं होती है। जो लॉज बनाए हैं लोगों को फॉलो करने होते हैं, लोग पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आंसरेबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। और जब हम टोटलिटारियन स्टेट्स की बात करते हैं तो वहां पर मॉडर्न डिक्टेटरशिप जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमें दिखती है। देन वी केम Then we come to the topic democracy. Okay, so when we talk about democracy, इस टाइप ऑफ गवर्नमेंट से हम सब फेमिलियर है बिकॉज इंडिया में डेमोक्रेसी है। अब देखो पेरिसेल्स जो है एक ग्रीक लीडर है और इन्होंने डेमोक्रेसी को बोला कि यार डेमोक्रेसी ना एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ लोग पावरफुल है, ठीक है। सिमिलरली एक अलग ब्राइस है, शायद इन्हें इसी तरह से प्रोनाउंस करा जाता है, डिफाइन की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज वन वेयर द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट वाज वेस्टेड नॉट इनटू अ पर्टिकुलर क्लास बट इन कम्युनिटी एज अ होल। यानी कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर एक सिंगल पर्सन के पास पावर नहीं है, पूरी कम्युनिटी सारे सिटीजन्स के पास पावर है, बिकॉज डेफिनेटली इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मॉडर्न सिविलाइज स्टेट्स में पाई जाती है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है ये टर्म मॉडर्न सिविलाइज स्टेट्स, तो आप लास्ट चैप्टर की वीडियो अच्छे से देखे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द वर्ड डेमोक्रेटिक, अब देखो डेमोक्रेटिक भी ग्रीक वर्ड से निकला है। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रिएटिया का मीन्स होता है रूल, तो रूल बाय अ पॉपुलर वोट, यानी कि लोग जो है इलेक्ट करते हैं और जो बंदा इलेक्टेड होगा, जो पार्टी इलेक्टेड होगी वो फॉर्म करेगी हमारी गवर्नमेंट। अब्राहम लिंकन जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे यूएस के, उन्होंने एक स्पीच दी थी और उन्होंने डेमोक्रेसी को बोला था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये टर्म, ये जो है ना एक ऐसा फ्रेज है जो हम काफी टाइम यूज भी करते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी यूज करते हैं, आई थिंक आप भी बहुत फेमिलियर होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब क्या है? देखो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल पावर की, ठीक है, सब इक्वल है। जो गवर्नमेंट है ऑफ द पीपल यानी कि लोगों के द्वारा फॉर्म हुई है और गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेगी वो लोगों के हित में लेगी, राइट। गवर्नमेंट बाय द पीपल मींस कि लोगों के द्वारा सिलेक्ट हुई है। हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है हमारे इंडिया में, वन पर्सन वन वोट, वी गो एंड वी वोट, एंड वो पॉलिटिकल पार्टी वही फॉर्म होती है, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल का मतलब होता है दैट गवर्नमेंट का जो रूल है वो फॉर द प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर है, यानी गवर्नमेंट जो भी चीजें लेगी, जो भी पॉलिसीज बना रही है, वह लोगों के इंटरेस्ट को, सोशल इकोनॉमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए लेंगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ओके, सो देखो जब मैं डेमोक्रेसी की बात करती हूँ तो डेमोक्रेसी बहुत सारे लोग ऑलरेडी फेमिलियर होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के भी टू टाइप्स होते हैं। देखो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम प्योर डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करूं तो देखते हैं, एज डिफाइंड बाय गार्नर, अ प्योर डेमोक्रेसी सो कॉल्ड इज वन इन विच विल ऑफ स्टेट इज फॉर्मुलेटेड और एक्सप्रेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली थ्रू द पीपल इन द मास मीटिंग और प्राइमरी असेंबली। देखो यार क्या बात है, जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, इंडिया में क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो इंडिया में वी हैव रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दैट मीन्स वी हैव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि लोग जाते हैं, ठीक है, हम इलेक्ट करते हैं और वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरी स्टेट के अकॉर्डिंग, वो पूरी कंट्री के लिए लॉज को फॉर्मुलेट करते हैं, राइट। तो ये एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है क्योंकि डायरेक्टली हम रूल नहीं कर रहे, बट हम ऐसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करें जो हमारे हित में रूल करे, राइट।
बट बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी कि वहां पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लोगों के गवर्नमेंट मतलब जो किंग है या जो भी क्वीन है वो डायरेक्टली लोगों से वोट करवाते कि आप वोट करिए, और वही जो है लोगों के हिसाब से लाइक डायरेक्टली लोग ही रूल करते हैं। तो वहां पे वोटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, और यही गार्नर भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल पावर जो होती है इन द हैंड्स ऑफ सिटीजंस एज अ होल, यानी कि सारे सिटीजंस के पास पावर है कि वो पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें। ठीक है, वो कॉमन वोट करते हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये लॉ है, क्या हमें इसे लाना चाहिए, तो लोग वोट करते हैं, एंड जो मेच्योरिटी होती है उस हिसाब से लॉज आते हैं। और जब ऐसे चीजें होती है कि जब लोग वोट करते हैं, उस टर्म को बोला जाता है प्लेबिसाइड, रेफरेंडम या इनिशिएटिव। ठीक है, तो प्लेबिसाइड, रेफरेंडम, इनिशिएटिव का मतलब होता है व्हेन पीपल वोट कि ये लॉ आना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आना चाहिए, कॉमन वोट। और ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में होता है। ठीक है, ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी जो ग्रीक सिटी स्टेट जैसे एथेंस ड्यूरिंग 4th and 5th सेंचुरी की बात करें, रोम में हमें देखने को मिली। यार लेकिन एक चीज आप खुद सोचो कि क्या इंडिया में कैन वी इम्प्लीमेंट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी? तो आप में से लोग बोलेंगे, हो सकता है कि कुछ लोग बोले कि यस, बट कुछ लोग बोलेंगे नो। और इसका आंसर होगा नहीं, हम इंडिया में डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं ला सकते, बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर यार देखो सारे लोगों एक मतलब जैसे कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है वो बोले कि लॉ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, और सारे लोगों को बिठाए कि वोट करे, तो भाई ऐसे लॉ आ ही नहीं पाएगा, बहुत डिले हो जाएगा, राइट? तो ये जो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है यूजुअली सूटेबल होती है उन जगह के लिए जहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन कम है, क्योंकि वो डायरेक्टली वोट करेंगे तो चलेगा। बट अगर एक जगह जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पर डायरेक्ट वोट कराना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड हो गए, तो स्विट्जरलैंड की कुछ प्रोविंसेस में हमारे को देखने को मिला कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ये हमारी चलती आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया में चलता है कि हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, यहाँ पे कि एक पर्सन के पास एक वोट है, हम जाते हैं, हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एंड दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। ठीक है, और वो अकाउंटेबल होते हैं और वो लेजिटिमेट होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब है जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल है जो भी पॉलिसीज ला रहे हो, लेजिटिमेट यानी कि वो लोगों के द्वारा फॉर्म है, तो वो लोगों के हित में ही डिसीजन ले सकती है, वो लोगों के वो अपने आर्बिट्री मैनर में चीजें नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पावर है वो लोगों के हाथ में है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन जो आपके 100% आ सकता है एग्जाम में, दैट इज कि पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। नाउ अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ये पैराग्राफ फॉर्म में है, पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आता है। तो जब डिफरेंशिएशन वाले आंसर आते हैं ना, तो लीगल स्टडीज में डायरेक्ट आंसर्स कीवर्ड्स लिखने होते हैं, एंड आई फील लाइक कि जब आप इस तरह से टेबल बनाओगे तो वो और रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो इसी से करते हैं। देखो सबसे पहले जब हम रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव की बात करें, आपको अभी तक ये तो समझ आ गया कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है। ठीक है, तो जब मैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रिलेटेड है। ठीक है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ऑर्गन आपस में इंटर रिलेटेड है। लेजिस्लेचर लॉज बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव उसे लागू कर रहा है, रिलेटेड है, अकाउंटेबल है। ठीक है, यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव को लगा कि यार ये लॉ ना थोड़ा सा सही नहीं है, तो वो लेजिस्लेचर को कुछ चेंजेस के लिए बोल सकता है, राइट? बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली सेपरेटेड होते हैं, दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। ठीक है, अगर मैं कंट्रीज का एग्जांपल दूं तो देखो इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, सॉरी यूके हो गया, नॉट यूएसए, यूके हो गया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का एग्जांपल है। प्रेसिडेंशियल में हमारा यूएसए आता है, अर्जेंटीना आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो देखो एग्जीक्यूटिव जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लेजिस्लेचर, सॉरी एग्जीक्यूटिव जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। डेफिनेटली जो लोग लॉज बना रहे हैं और जो लोग, मैंने आपको बताया कि जो लोग लॉज को लागू कर रहे हैं आपस में इंटर रिलेटेड है। तो अगर एग्जीक्यूटिव को लग रहा है कि यार लेजिस्लेचर को थोड़े से चेंजेस बोल दो तो लेजिस्लेचर वो कर सकता है, एंड सिमिलरली एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव थोड़े से चेंजेस करे तो दैट कैन बी डन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो ये चीजें नहीं चलती है, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेजिस्लेचर बिल्कुल अलग है और एग्जीक्यूटिव बिल्कुल अलग है।
जब मैं बात करती हूँ तो की प्रिंसिपल क्या है, देखो यार पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी चलता आ रहा है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं या एज अ टीम वर्क करते हैं, एज अ यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में यूजली अगर मैं एक टर्म दूं, वैसे हम सेपरेशन ऑफ पावर बोलते हैं, बट वी डोंट हैव स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, हमारी फ्यूजन ऑफ पावर्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटर रिलेशन है, हम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में देखते हैं। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर है बिल्कुल, एक सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। अब देखो अगर मैं बात करें तो नोटेबल डिस्क्रिप्शंस, इसमें जो आपकी बुक में अलग अलग डेफिनेशंस जो दी गई है, उसके हिसाब से देखा जाए तो सर आइवर जेनिंग्स जो थे, सर आइवर जेनिंग्स ने जो है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक और नाम है जिसे कैबिनेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना। और प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को, और ये नाम किसने दिया, रिचर्ड क्रॉसमैन ने। सिमिलरली प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो गार्डनर ने डिस्क्राइब करा, उन्होंने बोला कि चीफ एग्जीक्यूटिव इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होते हैं वो भाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। इलेक्शन की बात करें तो देखो यार, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं चोजन फ्रॉम द लेजिस्लेचर, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है या मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, सारे पार्लियामेंट से चूज होते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इलेक्ट होते हैं बाय द लोग, बाय द मतलब बाय द पीपल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा चूज नहीं होते। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यार देखो, जो भी मिनिस्टर्स हमारे लॉज बना रहे हैं, पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं, ये अकाउंटेबल आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के टूवर्ड्स, राइट, ये लोगों के लिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो प्रेसिडेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर से बिल्कुल अलग है। देखो प्रेसिडेंट यूजुअली एग्जीक्यूटिव बॉडी में आ रहा है, तो एग्जीक्यूटिव बिल्कुल लेजिस्लेचर से अलग है, ओके। सो ये आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद अगला डिफरेंशिएशन जो आ सकता है, दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट डेफिनेशन, देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छे से जानने के लिए पहले ये बॉक्स हम पढ़ लेते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ हाउस, देखो सबसे पहले मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो देखो हमारे इंडिया में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, दो ऑर्गन्स है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे भी जब हम बात करते हैं तो हमारे पास विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो एक बार ये पढ़ते हैं। देखो लेजिस्लेचर मे बी ऑर्गेनाइज एज बाइकैमरल और यूनिकैमरल। एक बाइकैमरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर दो हाउसेस होते हैं। जैसे इंडियन पार्लियामेंट में अगर हम देखा जाए तो हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, ठीक है। सो इंडियन पार्लियामेंट एक बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाय का मतलब होता है टू। सिमिलरली अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। बट कुछ ऐसे हाउसेस होते हैं, जैसे यानी सॉरी कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पर सिर्फ एक ही हाउस है। जैसे इन इंडिया वी हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर दो हाउसेस नहीं होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। अब जैसे इंडिया में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और ये जो है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं, ठीक है। हम जाते हैं, हम वोट करते हैं, एंड हाउस ऑफ पीपल जो है उसमें वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। बट सेकेंड ऑर्गन जो हमारा आता है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, सो हाउस ऑफ पीपल में वो लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारी कंट्री के लोगों ने सिलेक्ट करे होते हैं, इलेक्ट करे होते हैं। सिमिलरली जो राज्यसभा होते हैं, राज्यसभा के लोग जो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो लोकसभा के लोग जो है वो इलेक्ट करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो राज्यसभा में फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर, अकेडमिक्स, उनकी एक पोजिशन होती है रेप्यूटेड, उसकी वजह से वो आते हैं। द पर्पज एंड फंक्शन ऑफ द सेकेंड चैम्बर are to check hasty and ill-considered pieces of legislation। अब देखो यार, जो राज्यसभा है उसका काम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का काम ये है कि जो भी हमारा लोकसभा लॉज बना रहा है, अगर उसमें कुछ इल कंसिडर्ड पीसेस है जो उन्हें लगते हैं कि यार ये चीज सही नहीं है, तो उसमें चेंजेस जो है वो सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और एमिनेंट पर्सन होते हैं, ठीक है।
और यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की जब बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक ही हाउस होता है, जैसे कि टर्की में हम देख सकते हैं ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की है, बांग्लादेश में हम देख सकते हैं हाउस ऑफ नेशन है। और जो सिस्टम है ये सपोर्ट करा जाता है क्योंकि यार अगर इसमें ना डिसीजन मेकिंग इतने डिले नहीं होते, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि दो हाउसेज है, तो पहले लोकसभा अपना एक लॉ बनाएगी, फिर राज्यसभा देखेगी उस चीज़ को कि वो सही है या नहीं। बट जहाँ पर एक ही हाउस है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो जल्दी डिलेज जो है वो प्रिवेंट होते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। ओके, सो नाउ ये आपकी बुक में एक डिफरेंस दिया हुआ है। देखो यार, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा टेबल बनाकर आ जाओगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। बट सपोज अगर ये लॉन्ग आंसर में आता है तो आपको ये वाला पूरा लिखना होगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। सो डिफरेंस की अगर बात करें तो यूनिकैमरल में नंबर ऑफ हाउसेज में एक ही हाउस होता है और बाईकैमरल में 2 होते हैं। शेयरिंग ऑफ पावर की बात करें तो डेफिनेटली यार इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है तो शेयर किए जाते हैं पावर बिटवीन द 2 हाउसेज। बट इफ वी टॉक अबाउट यूनिकैमरल तो वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होती है पावर इन वन हाउस, एक ही हाउस होगा। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो सिंपल बात यह है कि यार अगर एक हाउस होगा तो फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होगी प्रोसेस, यानी कि कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, और साथ ही साथ जो हमारे लॉज है वो जल्दी जल्दी से एफिशिएंटली फॉर्मुलेट होंगे। बट जब 2 हाउसेस होंगे तो हो सकते हैं कि उनमें एक डिफरेंस आ जाए ओपिनियंस में। हो सकता है लोकसभा कहे कि दिस इज राइट एंड राज्यसभा उसे चेंजेस सजेस्ट करे कुछ, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और डिले भी आ सकता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सूटेबिलिटी, तो जहां पर एक हाउस है तो यार ये डेफिनेटली वहां पे सूटेबल है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जहाँ पर स्टेट्स जो है वो स्मॉल है, ठीक है, जहाँ पर पॉपुलेशन कम है। बट जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा और लार्जेस्ट स्टेट्स जो हैं। ओके, सो अभी तक हमने पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंस पढ़ा, यूनिकैमरल और बाई कैमरल में पढ़ा, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यार देखो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखो जैसे इंडिया है इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा मतलब है कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, ये सारी चीजें। तो हमारे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल लॉज बनाएगी, वो यूनियन लिस्ट को देखेगी, है ना। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। बट यूनिटरी फॉर्म ऑफ, देखो जहां पर यूनिवर्ड लिखा है ना, मतलब कि वन, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो यूजुअली सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट नहीं होती। तो जो पूरा स्टेट होता है यानी कि पूरी कंट्री, दैट इज ऑर्गेनाइज इन द सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। एंड दैट अगर बात करें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो नहीं। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो 2 या 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यार देखो नो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पर पहली बात तो लोकल गवर्नमेंट होती नहीं है, ठीक है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता ही ये है कि एक ही गवर्नमेंट है। बट अगर लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भी तो उसकी अथॉरिटी, उसकी सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। अब जैसे गार्नर है जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, जो एग्जिस्टेंस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो लोकल गवर्नमेंट आ सकती है, अदरवाइज कोई नाम और निशान नहीं है। बट फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, लोकल गवर्नमेंट भी होगी, ठीक है। अब अगर इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, देखो यार अगर कुछ मैटर्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं तो वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, पीस हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है जो कि यूनिफॉर्म होता है। अब जैसे करेंसी की भी बात करूँ, इवन इन इंडिया इफ आई टॉक अबाउट, करेंसी हो गई, डिफेंस हो गई, ये कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो थ्रू आउट इंडिया इस पे सिमिलर लॉस होने चाहिए, ठीक है। इस पे अलग अलग लॉज नहीं बना सकते, अलग अलग करेंसी नहीं बना सकते, तो इसे सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। पर जब मैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बात करती हूँ तो हमारे इंडिया में एक सिस्टम है कि लिस्ट बनी हुई है कि यार अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो ना तो आप सेंट्रल लॉज बनाओ, सेंट्रल लॉज को देखो तो उसके लिए यूनियन लिस्ट है,
अगर आप स्टेट गवर्नमेंट हो तो आप स्टेट के लॉज को देखो, तो उसके लिए स्टेट लिस्ट है। और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं यार जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पावर्स चाहिए होती है, ओपिनियन चाहिए होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी, तो उसके लिए कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है। अब नेचर ऑफ इंडियन सिस्टम की बात करें तो यार देखो, सिंपल बात, फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडिया के सिस्टम को बोला गया है कि इट इज फेडरल इन कैरेक्टर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अब इसका क्या मतलब, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में ना क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि यार देखो, वैसे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, बट सबसे ज्यादा पावरफुल कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। अब सपोज करो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो जाए, तो किसका ओपिनियन ज्यादा मैटर करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। सो वी डू हैव फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, बट हमारे पास क्वासी फेडरल है, यानी कि ज्यादा पावर सेंट्रल के पास है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि दो हम फेडरल इन कैरेक्टर है, यानी कि हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सेपरेटेड है, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर लड़ाई हो जाए तो सेंट्रल जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है। अब देखो, अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, दैट इज दिस जनरल फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एज अ ऑर्गन। अब इसमें एग्जीक्यूटिव भी आ सकता है और यूजुअली क्वेश्चंस जो है इनमें से ही आते हैं, लाइक लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है। तो अब इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो यार, एक टर्म मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टर्म सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? सेपरेशन ऑफ पावर जब मैं बोलती हूँ तो मतलब कि हमारे यहाँ पर 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और ये तीनों अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना होगा, कि हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यानी कि बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि लेजिस्लेचर ऑर्गन जो है, इसे हम बोलते हैं कि लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाता है, बट ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर सिर्फ सिर्फ लॉज ही बनाता है। ये कुछ ऐसे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है कभी कभारी, जो एग्जीक्यूटिव के होते हैं या जो जुडिशरी जैसे सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो हमारे इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होता है। और हम देखेंगे कि किस तरह से लेजिस्लेचर जो है सिर्फ लॉज बनाने का काम नहीं करता, उसके अलावा भी अलग अलग काम करता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं। ओके, सो जनरल फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर एज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और हम इंडियन कंटेक्स्ट के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो यार, कुछ टर्म्स जैसे कि पार्लियामेंट है, असेंबली है, कांग्रेस है, ये कुछ सिनोनिम्स है फॉर द टर्म्स यूज लेजिस्लेचर इन वेरियस कंट्रीज। जैसे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग। अब हमारे इंडिया में जब हम लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हमारा यूजुअली हम बोलते हैं कि पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट एक ऑर्गन है। तो बहुत सारी कंट्रीज में पार्लियामेंट की जगह असेंबली बोला जाता है, कई जगह कांग्रेस बोला जाता है लेजिस्लेचर को, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स है। ठीक है। अब जो वर्ड पार्लियामेंट है, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव है, जिसका मतलब होता है, मतलब फ्रेंच वर्ड से डिराइव है पार्लर। पार्लर का मतलब होता है मीटिंग फॉर डिस्कशन, यानी कि जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, दे मीट टुगेदर एंड दे डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है। अब सबसे पहला फंक्शन क्या है, देखो लेजिस्लेचर का सबसे पहला फंक्शन है एक्सप्रेस एंड फॉर्मुलेटिंग द विल ऑफ स्टेट एंड एनैक्टमेंट ऑफ लॉज। देखो यार, सबसे पहला फंक्शन लेजिस्लेचर का यही है कि ये विल ऑफ स्टेट को एक्सप्रेस करता है। इंडिया में डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती ही वही है कि जो भी लॉज बन रहे हैं वो लोगों के हिसाब से, लोगों के हित में, जो लोग चाहते हैं वो बन रहे हैं। राइट। कुछ भी अर्बिट्री मैनर में नहीं हो रहा। तो जो लेजिस्लेचर है ये ऐसे लॉज फॉर्मुलेट करता है, ऐसे लॉज बनाता है, एक्सप्रेस करता है जो विल ऑफ अ स्टेट है। देखो, विल ऑफ अ स्टेट इन अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द विल, ओपिनियन एंड सेंटिमेंट्स ऑफ इट्स सिटीजन एंड पब्लिक इश्यूज। डेफिनेटली जब मैं विल ऑफ स्टेट की बात करूँ तो विल ऑफ स्टेट यानी कि जो लोगों के एक्चुअली में ओपिनियन है, जो वहां पे उस स्टेट में, उस कंट्री में लोग रह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके विल के हिसाब से चीजें और लॉज फॉर्मुलेट हो रही है। अब यार, अगर हम मोनार्की और डिक्टेटरशिप की बात करें तो वहां पर विल ऑफ अ स्टेट इतना नहीं देखा जाता। ठीक है। जब हम विल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर रूलर की बात करते हैं कि जो रूलर कहेंगे उस हिसाब से चीजें फॉर्मुलेट होगी, उस हिसाब से लॉज इनैक्ट होंगे। बट व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो लोगों के हिसाब से चीजें होंगी ना। तो लेजिस्लेचर का काम ये है कि जो भी लॉज बनाए वो लोगों के हिसाब से, यानी विल ऑफ स्टेट के हिसाब से हो। अब देखो, लॉज और एक्ट्स में क्या difference है?
देखो लॉज व्हेन इनैक्टेड आर कॉल्ड एक्ट्स, ठीक है। लॉज तो बन जाते हैं, लेकिन लॉज को जब इनैक्टमेंट मिलती है, जब वो लागू होते हैं, जब वो इम्प्लीमेंट होते हैं, तभी उसे एक्ट बोला जाता है। और ये जो एक्ट है, जो भी फॉर्म होते हैं, दे आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ टू कंट्रोल एंड रेगुलेट पीपल। ये जो एक्ट बन रहे हैं, जो लॉ बन रहे हैं यार, ये लोगों के लिए ही बन रहे हैं ताकि एक सोसाइटी मैनेज रहे, रेगुलेटेड रहे, राइट। तो जो भी लेजिस्लेशन इनैक्ट हो रही है, जो भी लॉज या कानून जो है यार वो लागू हो रहे हैं, वो कोशिश करी जाती है कि वो लोगों के हिसाब से हो। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो इसलिए बनाया था, यानी कि ये एक्ट इसलिए बनाया था विद द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कि जो भी कंज्यूमर्स है, अगर उन्हें सपोज कोई फ्रॉड प्रोडक्ट मिल जाता है, उनके साथ कोई फ्रॉड होता है, तो वो जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को सेव कर सकते हैं। तो इंडिया में जो भी लॉज बन रहे हैं, लेजिस्लेचर का काम ये है कि इनैक्टमेंट ऑफ लॉज जो भी करे, या कोई लॉ बना रहे तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए और वो लोगों के हिसाब से होना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट में होना चाहिए, राइट। तो ये काम है और ये सबसे पहला फंक्शन है। दूसरा आता है इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर सिर्फ लॉ को बनाता है या इनैक्ट नहीं, बट उसके साथ साथ जो है अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। अब आप बोलोगे कि दीदी जब एग्जीक्यूटिव है लॉस को इनैक्टमेंट के लिए, तो लेजिस्लेचर क्यों कर रहा है? देखो तभी मैंने कहा था कि इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो है इनैक्टमेंट भी करता है। अब देखो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते कौन है, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है। हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है और प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से ही कुछ लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कुछ लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर कुछ लोग जो है नॉमिनेट करते हैं फ्रॉम द राज्यसभा, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो फॉर्म करते हैं। अब देखो लेजिस्लेचर का एक और काम है कि वो जो है अकाउंटेबिलिटी यानी आंसरेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। जैसे कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3, ठीक है, जो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो कि राज्यसभा से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सिलेक्ट करे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है टू द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा के लिए, लोकसभा के टूवर्ड्स जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी लॉज बना रहा है या कोई भी अपना फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं कर रहा सही से, सो दे आर आंसरेबल टू द लोकसभा। लोकसभा पूछ सकते हैं। क्यों लोकसभा के टूवर्ड्स आंसरेबल है? क्योंकि लोकसभा में वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट करा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट जो है चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है एक एक्सरसाइज करते हैं कि किसी के पास एक्स्ट्रा पावर ना रहे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को अच्छे से लर्न करना, ये कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इससे मार्क्स जो है मिलते हैं, आर्टिकल जरूर मेंशन करना। और साथ ही साथ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बी मूव्ड एंड पास। अब देखो अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है सही से वर्क नहीं कर रहे, अपने फंक्शन ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इनके खिलाफ जो है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास करा जा सकता है। लोकसभा कह सकते हैं कि यार ये मिनिस्टर जो है अपने ड्यूटीज को ढंग से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वो हट सकते हैं, वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है इनैक्टमेंट ऑफ लॉज। देखो यार लॉज किस तरह से इनैक्ट होते हैं सबसे पहले जानते हैं। देखो सबसे पहले बिल होता है। अब बिल क्या है? बिल जब तक लॉ नहीं बन सकता, जब तक इसे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन ना कर सके, नहीं करते, और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका अप्रूवल नहीं मिलता। यानी कि सबसे पहला बिल जो होता है, इट इज अ स्टैच्यू इन ड्राफ्ट। स्टैच्यू इन ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि बिल जो है एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब बिल लॉ कब बनेगा? बिल लॉ तब बनता है जब दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा जो है उसे पास करे, बोले कि सही है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन मिल जाए। एसेंट का मतलब होता है साइन मिल जाए, ठीक है। अब जो बिल है कौन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेटमेंट कौन लिख सकता है? तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये कोई भी मिनिस्टर लिख सकते हैं। अगर कोई मिनिस्टर स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे गवर्नमेंट बिल बोला जाएगा। कोई और पर्सन जो कि मिनिस्टर नहीं है तो उन्हें उसे प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाएगा, ठीक है। और ये जो इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल है, ये हमारे आर्टिकल 107 टू 108 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो वो आर्टिकल 109 से 1010 के बीच में, और अगर वो मनी बिल है यानी कि मनी के रिलेटेड चीजें हैं तो वो आर्टिकल 109 से 1010 में है। और अगर आर्टिकल 111 है तो ये जो है आर्टिकल 111 इसकी बात करता है कि बिल्स को प्रेसिडेंट का साइन मिल गया।
अब ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं? देखो, ऑर्डिनरी बिल ऐसे बिल होते हैं जो इंट्रोड्यूस करे जा सकते हैं या तो लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी, ठीक है। फिर मनी बिल, देखो यार, मनी बिल की जब हम बात करते हैं, मनी बिल का मतलब होता है कि कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड बिल, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ अगर वो फाइनेंसेस के रिलेटेड आता है तो उसे सिर्फ हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा के पास पावर है कि वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे छोड़ देते हैं इसे, बट इसमें से ये लिखना बहुत नेसेसरी है। हाउएवर मनी बिल, ठीक है, तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। फिर आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, एनुअल स्टेटमेंट होती है कि भाई कितना हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो खर्चा करा है और कितना जो है रिसीप्ट यानी कितनी कमाई करी हमारी कंट्री के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के टाइम, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी। अब आर्टिकल 112 क्या कहता है? आर्टिकल 112 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जो है स्टेटमेंट आनी चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट एक बिल को तभी साइन करेगा जब दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा अच्छे से उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है, और कोई उसमें फ्लॉ नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई। अब आगे आता है लेजिस्लेचर एंड इट्स जुडिशियल फंक्शन। देखो यार, लेजिस्लेचर जो है इसके कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी हैं, ठीक है। अब सबसे पहला क्या है? द लेजिस्लेचर परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शन व्हाइल हियरिंग एंड ट्राइंग केसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब कभी कभार क्या होता है, जजेस होते हैं, राइट। अब जजेस जो होते हैं यार, इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, आप सब समझ सकते हैं कि इनके पास काफी अथॉरिटी होती है क्योंकि ये बहुत ही क्वालिफाइड होते हैं, कितनी ट्रेनिंग ये लोग करते हैं, कितना पढ़ के एक पर्सन जज बनता है ना। तो जजेस को रिमूव करना इज जेन्युइनली डिफिकल्ट, बट कभी कभार ऐसा हो सकता है कि उन्हें रिमूव करा जाए, और जब किसी जज को रिमूव करा जाता है तो उसे इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर प्रेसिडेंट को भी रिमूव करा जाए तो उस टर्म को इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है या फिर जज को रिमूव करना है तो वो लेजिस्लेचर के हाथ में पावर है, ठीक है। तो इम्पीचमेंट का मतलब ये होता है रिमूवल फ्रॉम ऑफिस बिफोर टर्म, यानी कि अगर सपोज करो कि जज की जो एज है इफ इट इज 65, ठीक है, रिटायरिंग एज जो है वो 65 है, बट हम अगर सोच रहे हैं कि उनमें कैपेसिटी नहीं है या मिसबिहेवियर है, तो फिर लेजिस्लेचर उसे उन्हें पहले हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, उनकी इम्पीचमेंट पहले कर सकता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, यानी कि जो लेजिस्लेचर ऑर्गन है रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को भी, वाइस प्रेसिडेंट को भी, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, हाई कोर्ट के जजेस को भी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसी वजह से जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, यानी कि इनके पास रिमूवल की एक पावर है। नाउ लेजिस्लेचर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। देखो यार, इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी हैं, जैसे यूजुअली अगर हम बोले जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के पास होते हैं, बट बिकॉज वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर तो लेजिस्लेचर भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। जैसे जब मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट जो है ये किस तरह से इलेक्ट होते हैं? जो प्रेसिडेंट है उन्हें इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं और वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ इफ यू विल रीड द स्टेटमेंट्स तो आपको लर्न करने में डिफिकल्टी होगी, इसलिए मैंने इसे इजियर फॉर्म में लिख दिया है। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट वाइस प्रेसिडेंट, तो इसमें हम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं आते, ठीक है। अगर लोकसभा की बात करें तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्यूटी स्पीकर जो होते हैं ये दोनों लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर डिप्यूटी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली 5 मार्कर्स में आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पर लेजिस्लेचर के फंक्शंस जो है हमें हमारे फिनिश होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक्सप्रेस करना, फॉर्मुलेट करना विल ऑफ स्टेट को, इनैक्टमेंट ऑफ लॉज करना, उसका कोई पर्पस होना चाहिए, फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 की बात करी, फिर अलग अलग बिल्स की बात करी, फिर हमने बात करी कि ये इम्पीचमेंट कर सकते हैं और ये जो है इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर और डिप्यूटी चेयरमैन को। ओके, सो नेक्स्ट है
जनरल फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एज एन ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो यार, जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव का जो मेजर फंक्शन है दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, यानी कि लॉज को लागू करना। बट इसके अलावा भी इनके काफी सारे फंक्शंस होते हैं। देखो, जब एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव इज ऑफन रेफर टू एज गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, जब गवर्नमेंट की बात करते हैं यानी कि एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आती है, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, आईएएस ऑफिसर्स आते हैं जो लॉज को लागू करते हैं। ठीक है, बट यार अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो एग्जीक्यूटिव सिर्फ यही काम नहीं करते, इनके अलावा इनके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला आता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। सबसे पहला चीफ फंक्शन एग्जीक्यूटिव का ये है कि यार ये लॉ एंड ऑर्डर्स देखते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड भी चीजें देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एक कंट्री में कितनी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशन फैसिलिटीज है, लोगों को वो चीजें मिल रही है या नहीं मिल रही है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेड, कॉमर्स, तो ये सारी चीजें देखते हैं ऑन इंटरनल फ्रंट। यानी कि जब इंटरनली बात करें, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो भाई इंटरनली एक कंट्री में क्या लोगों को बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो रही है नहीं हो रही, ये सब चीजें जो है देखता है। और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स को भी देखते हैं, डिफेंस को भी देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। दूसरा फंक्शन होता है कि एग्जीक्यूटिव के कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि फ्यूजन ऑफ पावर है, तो एग्जीक्यूटिव सिर्फ यही काम नहीं करता, इनके फंक्शन सबसे पहला आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन करो कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस इंडिया में किस तरह से परफॉर्म करता है। तो देखो, दो वेज है। सबसे पहला है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमारे इंडिया में देखो, इसका बहुत इजी से अगर मैं समझाऊं पहले, तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या प्रोसेस होती है। इंडिया में लेजिस्लेटिव जो एक ऑर्गन है उसका काम होता है कि वो लॉज को बनाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर लेजिस्लेचर बेसिकली डेलीगेट कर देता है अपनी ड्यूटी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि हमारे साथ एग्जीक्यूटिव भी बना सकते हैं इसमें लॉज। तो एग्जीक्यूटिव जब लॉज बनाते हैं तो उससे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। ठीक है, तो द डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव फंक्शंस आर परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव। तो जब एग्जीक्यूटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गन जो है वो लॉज बनाता है इंस्टेड ऑफ लेजिस्लेटिव ऑर्गन, उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव फंक्शंस बोला जाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है एक इनैक्टमेंट है। ठीक है, इनैक्टमेंट मेड बाय बॉडी और इंडिविजुअल अदर देन पार्लियामेंट। जैसे कि इंडिया में पार्लियामेंट के पास यूजुअली पावर है कि वो लॉज बनाए, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जहां इनैक्टमेंट लॉ बन रहा है किसी और के द्वारा जो कि पार्लियामेंट नहीं है। By delegating the power to make a legislation to executive, the parliament empowers different people or bodies to integrate more details to an act of parliament. तो इसमें जो हमारा पार्लियामेंट है वो डेलीगेट कर देता है, यानी कि अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि हम नहीं बना रहे, आप भी बना सकते हो, एग्जीक्यूटिव बना सकता है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर होता है। अब किसके पास अथॉरिटी ज्यादा होगी कि अगर पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो क्या पार्लियामेंट के, देखो अब यूजुअली जब पार्लियामेंट लॉ बना रहा है तो उसकी जो फोर्स होता है, लोग उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना पड़ता है। तो क्या, अगर आपका एक क्वेश्चन आएगी क्या दीदी, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो रहा है और एग्जीक्यूटिव अगर लॉज बना रहे तो उतना ही फोर्स से वो इम्प्लीमेंट होगा? तो डेफिनेटली। ठीक है, दे कैरी इक्वल फोर्स ऑफ लॉ इफ फ्रेड विद द स्फेयर एंड पॉलिसी ऑफ पेरेंट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो जितना फोर्स या जितनी ताकत उस लॉ में होती है जो कि एक पार्लियामेंट फ्रेम करता है, उतनी ही ताकत उस लॉ में भी होती है जो एग्जीक्यूटिव फ्रेम करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अगला आता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो दो वेज है ना। अब एक तो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर हो गया, दूसरा है अंडर आर्टिकल 1 to 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 to 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें प्रेसिडेंट के पास भी पावर है कि वो ऑर्डिनेंस यानी कि लॉज बना सकते हैं ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। देखो, ऑर्डिनेंस का मतलब सिंपली क्या है, कभी कभार क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं होता है या पार्लियामेंट बहुत ज्यादा बिजी हो रहा होता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉज बना सकते हैं आर्टिकल 123 के अंदर।
और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट जो है वो लॉज बनाते हैं उसी को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ होता है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लागू करे, वो बनाए, तब जब इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब वो सेशन में ना हो या इंडियन पार्लियामेंट के पास कोई और इम्पोर्टेंट काम हो गया है, तो प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। बट देखो जब ऑर्डिनेंस बन जाता है, सपोज प्रेसिडेंट ने कोई लॉ बना दिया, तो विद इन द 6 वीक्स जो है वो इंट्रोड्यूस जब किया जाता है, तो विद इन द 6 वीक्स पार्लियामेंट को उसको अप्रूवल देना होता है। अगर 6 वीक्स तक उसे अप्रूवल नहीं मिला बाय द पार्लियामेंट, तो वो जो है ऑर्डिनेंस नहीं इंट्रोड्यूस करा जा सकता या फिर उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस। अब देखो एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं टैक्स कलेक्शन की, तो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस को कलेक्ट करना और फिर उसको खर्च करना, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंडस्ट्रीज पे या रूरल डेवलपमेंट पे, ये सारा काम एग्जीक्यूटिव का ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। इट ऑल्सो अरेंजेस फाइनेंशियल ग्रांट्स। देखो बहुत सारी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, तो जो भी उनसे पैसे वगैरह अरेंज करने होते, तो जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स होता है वो एग्जीक्यूटिव देखता है। ठीक है, टैक्सेस का कलेक्शन, फिर उस टैक्स को कहाँ पर स्पेंड करना है, कितना सेट करना है, ये सारा एग्जीक्यूटिव देखता है। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। अब एग्जीक्यूटिव के जुडिशियल फंक्शंस क्या है? एग्जीक्यूटिव में सबसे पहला फंक्शन आता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में सबसे मेन होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जुडिशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंक्लूड पावर टू ग्रांट पार्डन, टू सस्पेंड और लेसन द पनिशमेंट। यानी कि अगर सपोज किसी को पनिशमेंट मिल गई है, डेथ पेनल्टी इंडिया में, यानी कि किसी को फांसी की सजा मिल गई है, तो वो पर्सन प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन लिख सकते हैं या लेटर लिख सकते हैं, और प्रेसिडेंट के पास ही केवल पावर होती है कि वो उसे पार्डन ग्रांट कर दे, यानी कि पनिशमेंट को या तो पूरी तरह से लेस खत्म कर दे, पार्डन का मतलब पूरी तरह से खत्म कर दे, सस्पेंड कर दे, ठीक है, उसे, और या फिर लेसन कर दे पनिशमेंट को, यानी कि पनिशमेंट को डेथ पेनल्टी की जगह कुछ और दे दे। तो एक प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और इसी वजह से जो एग्जीक्यूटिव है एक जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रेसिडेंट भी जुडिशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके, सो अब आते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ जुडिशरी एज अ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब जुडिशरी के फंक्शंस देखते हैं। देखो सबसे पहला जुडिशरी का फंक्शन होता है टू हियर एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो उसे सुनने का काम और डिसाइड करने का काम कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी पार्टी गलत है, और उसे पनिशमेंट देने का काम किसका है? जुडिशरी का है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज टू हियर एंड डिसाइड अ केस। सबसे पहला फंक्शन यही होता है कि यार एक केस को सुनना और उस केस को डिसाइड करना कि कौन सही है और कौन गलत है, अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल लॉज ऑफ लैंड। अब हर कंट्री के लॉज अलग होते हैं, और लॉज जो है ये सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल टाइप के होते हैं। जब आप आगे के चैप्टर पढ़ोगे तो आपको क्लियर होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि लॉ दो टाइप के होते हैं, सब्सटेंसिव और प्रोसीजरल, और हर कंट्री में होते हैं। तो जुडिशरी का काम है कि कोई भी केस को सुनना और डिसाइड करना अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लैंड, कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, राइट। अब रोल ऑफ जुडिशरी ये है कि भाई सिंपल बात ये है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट, सपोज कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है सिटीजन ऑफ अ स्टेट, ठीक है, बिटवीन द सिटीजन एंड अ स्टेट, यानी कि अब किसी की भी डिस्प्यूट हो गई, जैसे मेरी डिस्प्यूट हो गई किसी और के साथ, तो जुडिशरी तब भी डिसाइड करेगी। अगर एक सिटीजन की स्टेट के साथ हो गई तो भी डिसाइड करेगी। सपोज दो स्टेट की आपस में लड़ाई हो गई तब भी डिसाइड करेगी। 3 स्टेट की लड़ाई हो गई और एक स्टेट अलग हो गई तो उसमें भी जुडिशरी जो है वो डिसाइड करेंगी और उसको उसका एक जजमेंट देंगी, वर्डिक्ट देंगी, राइट। तो जुडिशरी का काम है। इम्पार्शियल एंड टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर जुडिशरी। देखो यार जब हम जजेस जुडिशरी की बात करते हैं तो इम्पार्शियल होना चाहिए, जो जज होना चाहिए वो न्यूट्रल होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी टीम के साथ, और दोनों साइड को हेयर कर कर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड की सुनी जा रही है दूसरी साइड की सुनी नहीं जा रही है, दोनों साइड की चीजें सुन के फिर केस को डिसाइड करना चाहिए। इम्पार्शियलिटी
पार्शालिटी नहीं होनी चाहिए और इम्पार्शली चीजों को डिसाइड होना चाहिए। और टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी, टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी मतलब एक फ्रेज होता है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यही होती है कि जो न्याय दिया जा रहा है वो टाइम के अकॉर्डिंग दिया जाए, जल्दी से जल्दी दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन ये होता है। दूसरा फंक्शन होता है जुडिशियल रिव्यू। देखो जुडिशियल रिव्यू का फंक्शन ये है, या जुडिशियल रिव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ी होगी। ठीक है, जो भी लॉज फ्रेम हो रहे हैं सपोज कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, या फिर कोई भी लॉज जो है फ्रेम करे गए लेजिस्लेचर के द्वारा और इम्प्लीमेंट करे गए, एंड इफ जुडिशरी फील्स कि यार ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, यानी कि उसे पूरा स्ट्राइक डाउन कर दे कि आप ये लॉ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसे और इजियर वर्ड में, सिंपलर वर्ड में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसे इम्प्लीमेंट करा जाता है और वो लोगों के मूल्य अधिकार के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो उसे कट डाउन और स्ट्रक डाउन किया जा सकता है, उसे नल एंड वॉइड जो है डिक्लेयर करा जा सकता है बाय द जुडिशरी। अब जुडिशरी एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन, देखो ज्यूरिसडिक्शन को बहुत इजी वर्ड में बताऊं तो ज्यूरिसडिक्शन की मतलब होता है अथॉरिटी, कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है। अब सपोज एक क्लास मॉनिटर है, क्लास होती है 11th की, ठीक है, तो 11th ए का सेक्शन है, 11th ए के सेक्शन में टीचर ने एक बंदे को क्लास मॉनिटर बनाया। सो अब वो जो क्लास मॉनिटर है वो उसी क्लास, उसकी ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, वो क्लास है, वो ए सेक्शन का क्लास मॉनिटर बी सेक्शन के को तो रूल नहीं कर सकता ना, मॉनिटर नहीं कर सकता। तो हर एक कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन होती है। हाई कोर्ट्स के पास कुछ मैटर्स आ सकते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, अथॉरिटी है, राइट। तो जुडिशरी का मतलब क्या है, जुडिशरी का मतलब ये होता है कि सारे सेट ऑफ कोर्ट्स जिनकी सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट लाइन बताऊं तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि द जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स। देखो जुडिशरी में कुछ कोर्ट आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो लोअर लेवल में आते हैं, फिर हायर जुडिशरी में हमारे हाई कोर्ट्स आते हैं। ऑब्वियसली हाई कोर्ट की अथॉरिटी जुरिस्डिक्शन ज्यादा होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, जो भी डिसीजन गिवन बाय देम होता है, यानी कि जब एक जज हमारा कोई भी डिसीजन देता है तो उसे डिसीजन नहीं बोला जाता, उसे जजमेंट बोली जाती है, उसे वर्डिक्ट बोला जाता है, उसे अवार्ड बोला जाता है, ऑर्डर बोला जा सकता है, डिक्री बोली जा सकती है और जजमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। तीसरा काम आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। देखो यार, जो हमारे लॉज होते हैं ना बहुत एम्बिगस नेचर के होते हैं। एम्बिगस का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। एक ही आर्टिकल को कितनी तरह अलग अलग हर केस में इंटरप्रेट करा जा सकता है। यानी कि अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कहता है कि हर एक पर्सन के पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, यानी कि जीने का अधिकार सबके पास है। बट धीरे धीरे जब केसेस आने लग गए तो हमारे जो जजेस थे उन्होंने इन लॉज को और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करा। उन्होंने बोला कि यार राइट टू लाइफ में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक पर्सन का एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है तो राइट टू लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएगा। फिर एक और केस आया तो उसमें बोला गया कि राइट टू लाइफ में तो राइट टू लाइवलीहुड भी आता है। ठीक है, क्योंकि लोगों की अगर कमाई नहीं हो रही, लाइवलीहुड नहीं है, तो वो लाइफ को कैसे जी पाएंगे। तो आर्टिकल 21 को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करा गया। तो जो लॉज होते हैं ना कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने क्लियर नहीं होते, और जुडिशरी का काम ये है कि उसे अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करे, ठीक है, और उसे एनालाइज करे और लोगों को ढंग से उसका मीनिंग समझाए। फिर एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। देखो यार, सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी कि एक अथॉरिटी होती है जिससे वो एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। यानी कि प्रेसिडेंट को सपोज कोई बहुत जल्दी इमरजेंसी में लॉ बनाना है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फ्रेम करना है, तो वो जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस दे सकते हैं कि क्या ये चीज जो है सही है या नहीं अकॉर्डिंग टू द लॉज। ठीक है, फिफ्थ वर्क होता है रोल ऑफ जुडिशरी एज एन एक्टिविस्ट। देखो यार, जुडिशरी जो है ना इंडिया में लोगों के लिए भी काम करता है, जैसे कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। अब आप में से बहुत सारे लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से फेमिलियर होंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं होंगे, तो मैं आपको इजी भाषा में बताती हूँ। देखो, पहले ना जुडिशरी में एक सिस्टम चलता था, द प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई।
ठीक है, मैं एक बार स्पेलिंग लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को और इजी भाषा में समझ आ जाए। वेयर इज द पेन? ओके, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई। देखो, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई क्या कहता था कि यार अगर किसी के साथ गलत हुआ है, ठीक है, तो जो अग्रीव पार्टी होगी यानी जिसके साथ गलत हुआ है वही खुद कोर्ट में आएगी और अपने लिए केस लड़ेगी। और ये जुडिशरी में काफी साल तक चला आ रहा था। बट थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारे सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऐसे हैं जो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एडवोकेट्स को अफोर्ड करें, ठीक है, तो और उनके पास राइट नॉलेज भी नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई है ना, इसे रिलैक्स कर दिया गया और हमारा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सिस्टम ये था कि यार अगर किसी के साथ गलत हुआ है और वो बहुत जनरल इंपॉर्टेंस का मैटर है और वो पर्सन कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है या फिर कोई भी उसके पास इतनी लीगल नॉलेज नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कोई भी केस फाइल कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशरी जो है ये इसमें बहुत सारे नए फीचर्स जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गए हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक टूल है ताकि उन लोगों को भी न्याय मिले जो कि एक अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक मार्जिनलाइज सेक्शन या जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास कोर्ट का एक्सेस नहीं होता है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक लॉयर्स को अफोर्ड करे, उनको भी जस्टिस मिले क्योंकि उनके बिहाफ पे कोई और भी केस फाइल कर सकता है। एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ये है जुडिशरी का कि यार जुडिशरी ना लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म करते और एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी। ओके, सो सिक्स फंक्शन ये है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ जुडिशरी। जो जुडिशरी है यार वो लेजिस्लेचर के फंक्शंस भी परफॉर्म करता है और एग्जीक्यूटिव भी, क्योंकि जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, वो लॉज बना सकती है और उन्हीं लॉज को लागू भी कर सकती है जो कि एक एग्जीक्यूटिव का काम होता है, ताकि वो खुद की एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली करे और जुडिशरी के ऑर्गन में कोई भी दिक्कत ना है। और ये क्यों करा गया ताकि यार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर रहे, जुडिशरी इम्पार्शियल है और वो लेजिस्लेचर के अंदर ना आए। अगर उन्हें लग रहा है कि यार जुडिशरी को और अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग करनी है तो वो खुद के लॉज बना सकते हैं और उसे रेगुलेट कर सकते हैं, उसके लिए लेजिस्लेचर की या एग्जीक्यूटिव की नीड नहीं है। तो ये होता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। जब मैं पर्सनली 11th में थी तो जब लर्न करना था तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगा था, बट आफ्टर लर्निंग दिस चैप्टर मुझे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा साथ ही साथ। तो इस चैप्टर को एक बार और देखो तो ये लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करो क्योंकि आई रियली नीड योर सपोर्ट और इसके बाद भी मैं वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में भी लिखो कि किस तरह से कंटेंट को और इम्प्रूव करा जा सकता है या जो भी वीडियोस आप चाहते हो मैं लाऊं, ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, अगर आप देखें सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो ये सारे हमारे पीपीटी में कवर्ड है क्योंकि जो पीपीटी है वो एनसीईआरटी से ही बनाई गई है। एंड साथ ही कुछ टॉपिक्स को मैंने इजियर फॉर्म में आपके लिए लिख दिया ताकि आपको एग्जाम में वो लर्न रहे, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।